नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की ये क्लास मेरे द्वारा अपलोड की जाती है। आप यहाँ पर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मंडे से वापस से हम लोग लाइव क्लास शुरू करेंगे 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की। ठीक है, तो मंडे से 8 बजे लाइव क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को। आज सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर कि एडिटोरियल के अंदर क्या खास है। द एट्रोफी ऑफ द न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। आपको याद होगा तो 14 अक्टूबर 1956 ये वो तारीख है जिसके बारे में आपने काफी ज्यादा सुना होगा कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आखिरी समय के अंदर बुद्धिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बुद्धिज्म को एक रिलीजन के रूप में अडॉप्ट करते हैं अपने लिए। उनका यह मानना था कि जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उसके अंदर इंडियन कल्चर, इंडियन एथिक्स दरसते हैं, दिखते हैं। साथ में वहां पर जो पेट्रियार्की है, वहां पर वो जो सोशल हायरार्की है, वहां पर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं है। इन दो बेनिफिट के कारण उन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया और उसके बाद में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि कई सारे लोग और भी बुद्धिज्म को ज्वाइन करेंगे, जिसके बाद में ये एक नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट के रूप में दिखाई देगा। एक नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट मतलब ऐसा मूवमेंट जहां पर जो लोअर कास्ट है वो बुद्धिस्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे, वो बुद्धिस्ट को अडॉप्ट करेंगे, बुद्धिज्म को अडॉप्ट करेंगे और उसके बाद में उस बुद्धिज्म को अडॉप्ट करने के बाद में उनका सोशल हायरार्की के अंदर पोजीशन इंप्रूव होगी। बट अगर हम लोग रियल सेंस में देखें तो क्या सच में ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ? तो नागपुर की दीक्षा भूमि के अंदर डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने होमेज लिया था और उसके बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। बट अभी ये जो नियो बुद्धिज्म है, क्या ये सच में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाने में प्रयोग आ रहा है? तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने लोग हकीकत में ये नियो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए हैं। अगर मैं भारत में बुद्धिज्म की टोटल आइडियोलॉजी की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ पीपल की बात करूं जो बुद्धिज्म के अंदर रिलीजन के रूप में अडॉप्ट किए हुए हैं, जो रिलीजन के फॉर्म में बुद्धिज्म को देखते हैं, वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी है। आप खुद सोचो, आपके कितने दोस्त बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं, कितने दोस्त हिंदुइज्म को बिलोंग करते हैं, कितने लोग इस्लाम को बिलोंग करते हैं, कितने लोग जैन को बिलोंग करते हैं। आप पाओगे कि इन सब के अंदर सबसे कम लोग जो आप जानते हो वो बुद्धिज्म के, क्योंकि नंबर ऑफ लोग बुद्धिज्म के अंदर कम है, मतलब स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी है, जिसके अंदर से भी 80% जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो महाराष्ट्र के अंदर है। और महाराष्ट्र के अंदर इनके इंस्टीट्यूट, कल्चरल मूवमेंट वगैरह ये सब कुछ चलते हैं, फेस्टिवल वगैरह भी चलते हैं। पर अब महाराष्ट्र के अंदर बुद्धिज्म एक बड़ी मात्रा में है, हालांकि मेजॉरिटी में नहीं है, अभी माइनॉरिटी में है। पर क्या उस बुद्धिज्म का प्रयोग सोशल हायरार्की को हटाने में यूज आ रहा है क्या? नहीं। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर जाओगे, वहां पर जाके बुद्धिस्ट कल्चर को देखोगे, वहां पर जाके बुद्धिस्ट फेस्टिवल को देखोगे, तो आप पाओगे कि उसके अंदर हिंदू इन्फ्लुएंस ज्यादा है। नॉट जस्ट, कई सारे ऐसे मूवमेंट चले हैं अभी तक, कई सारे मूवमेंट ऐसे हैं जहां पर कास्ट सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट जिसे कहा जाता है, जहां पर लोअर कास्ट के इंप्रूवमेंट की बात की गई, दलितों के इंप्रूवमेंट की बात की गई, उनको सोशल हायरार्की के अंदर ऊपर आने की बात की गई। क्या वहां पर नियो बुद्धिज्म का प्रयोग आया? तो वहां पर भी हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है। जैसे समाजवादी पार्टी कभी बुद्धिज्म की बात नहीं करती है, जबकि समाजवादी पार्टी का जो साइन है वो कंप्लीटली दलितों का साइन है। नॉट जस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों के अंदर दलित मूवमेंट हुए, दलित सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ। पर जब आप उन दलित सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट को देखोगे तो वहां पर न्यू बुद्धिज्म का नाम नहीं है, मतलब एक फ्यूचर के रूप में भी न्यू बुद्धिज्म को नहीं देखा जाता। तो ये दर्शाता है कि ये जो पूरा मूवमेंट था ये कंप्लीट रूप से फेल था। इवन जो न्यू बुद्धिस्ट है, क्या ये एक अलग रिलीजन के रूप में माने जा रहे हैं? तो नहीं, क्योंकि जब मैं बुद्धिज्म की बात करूं तो बुद्धिज्म केवल इंडिया में ही फॉलो नहीं होता, कई सारे और देशों के अंदर भी फॉलो होता है। और वहां से लोग जो भारत के अंदर आते और भारत के अंदर आके और ज्यादा सर्किट्स को वहां पर जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म का उदय ही भारत में, लगभग 8 में से 7 पिलग्रिमेज बुद्धिज्म के भारत के अंदर। उसके बावजूद भी भारत के अंदर जो नियो बुद्धिज्म है ये बाहर की जो नेबरिंग बुद्धिस्ट कंट्री है
उनके द्वारा आज तक रिकॉग्नाइज नहीं है, जो दर्शाता है कि जो न्यू बुद्धिज्म आइडियोलॉजी है वो सोशल हायरार्की के अंदर इंप्रूवमेंट करने के कोई बहुत ज्यादा यूज में नहीं आई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा द ग्रोथ एंड लिमिटेशन ऑफ द द्रविडियन अर्बनाइजेशन। देखो, द्रविडियन अर्बनाइजेशन यानी कि तमिलनाडु के अंदर जो शहरीकरण हुआ, थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करते हैं, पर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं पहले कि ये कैसे खास है। सिलेबस के अंदर डायरेक्टली एक वर्ड लिखा हुआ है अर्बनाइजेशन। बोलो हाँ, सोसाइटी के अंदर GS1 के अंदर इस कारण से ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले वाला टॉपिक कास्ट बेस्ड चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोशल हायरार्की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम्पल वगैरह के अंदर यूज कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में नहीं आएगा, ना वो आएगा ना ये आएगा। ठीक है, मीन्स के अंदर। तो अगर मैं बात करूं अर्बनाइजेशन की, द्रविडियन यानी कि दक्षिण भारत में हो रहा अर्बनाइजेशन, तो यहां पर जो दक्षिण भारत में अर्बनाइजेशन हुआ है वो बहुत अलग है नॉर्थ अर्बनाइजेशन से। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्थ में क्या होता है, अर्बनाइजेशन जब होता है तो अर्बनाइजेशन होने के बाद में रिजर्वेशन देने की बात की जाती है, चीजों के अंदर इन्वॉल्व करने की बात की जाती है लोअर कास्ट को, दलितों को। बट जब हम लोग द्रविडियन फॉर्म ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो द्रविडियन फॉर्म ऑफ अर्बनाइजेशन ने क्या किया है कि जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसे एज अ एजेंट प्रयोग किया है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में। नॉट जस्ट, जब मैं कह रहा हूं मुंबई, जब मैं कह रहा हूं दिल्ली, जब मैं कह रहा हूं कोलकाता, तो दिस आर द सिटीज जो आपको मिलियन सिटीज देखने को मिलेंगी। जब डेवलपमेंट हो रहा है नॉर्थ वेस्ट रीजन में या फिर नॉर्थ इंडिया में, तो यहां पर सेंट्रलाइज अर्बनाइजेशन हो रहा है, जहां पर कुछ अर्बन सेंटर उभर के आ। वहीं जब मैं दक्षिण भारत में तमिलनाडु की बात करता हूं तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज रूप से अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। मिलियन सिटी लिमिटेड है पर नंबर ऑफ सिटीज ज्यादा है, ज्यादा लोग सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, पर एक सिटी ऐसी नहीं है जो मिलियन सिटी के रूप में दिखाई दे एक्सेप्ट चेन्नई। अब ये सब कैसे हो रहा है, मतलब यहां पर ये डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो शुरुआत से चलते हैं अंग्रेजों के समय से, ब्रिटिश राज। क्योंकि ब्रिटिश के समय पर इनके 3 सेंटर थे, एक था महाराष्ट्र के अंदर मुंबई वाला रीजन, दूसरा कोलकाता और तीसरा था मद्रास। बाद में इनका एक सेंटर दिल्ली भी बन गया था। तो ये 3 सेंटर थे, इनके अंदर से वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर था मद्रास। ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र आ गया, इन्हीं का सेंटर, जहां पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरुआत में हुए। इवन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने अपने लिए डेवलप भी किए। उसके बाद में जब भारत आजाद हुआ तो शुरुआत में जो तमिलनाडु के अंदर सरकार आई, उन्होंने भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के ऊपर कोशिश की। पुलिया बनाए, ब्रिजेस बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, उन सारी चीजों के ऊपर फोकस किया गया। उसके बाद में क्या हुआ कि जब इस तरीके से वहां पर ग्रोथ हुई तो धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर के अंदर भी ग्रोथ करने की शुरुआत की गई। एग्रीकल्चर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, इवन इरिगेशन की बेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। अब इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी की टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके हम लोग क्या कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन की टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके, 2 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, इरिगेशन और ये यहां पर दिख पा रहा है, हाँ ये देखिए। तो इरिगेशन की टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की वजह से अलग अलग क्रॉप जो है वो तमिलनाडु के क्षेत्रों के अंदर उगाई गई, जिसके बाद में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हुआ। अब जो अलग अलग प्रकार की क्रॉप उगाई गई ना, तो मेरी बात समझना कि अलग अलग प्रकार की क्रॉप अलग अलग शहरों में उगाई गई। अलग अलग शहर जो है, एक शहर किसी एक क्रॉप के लिए जाना जाता है, दूसरा शहर किसी दूसरी क्रॉप के लिए, तीसरा शहर किसी तीसरी क्रॉप के लिए। वो जो क्रॉप उगाई गई उसी क्रॉप को वहां पर चेंज किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया, मार्केट किया गया, प्रोसेस किया गया, बेचा गया, और जिसके बाद में एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रमोट हुई तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर जब एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप हुई तो नए नए सामान का प्रोडक्शन हुआ। अब जो प्रोडक्शन हुआ उसे कहां तक पहुंचाना था, मार्केट तक। तो मार्केट तक पहुंचाने के लिए क्या किया गया, मार्केट तक पहुंचाने के लिए यहां पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए गए।
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए गए। पर ये कहां कहां किए गए? जहां जहां पर वो एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो रहा था। अब ये जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ था ये पूरे तमिलनाडु के अंदर था। मैंने बताया कि क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, क्रॉप जो है वो अलग अलग हुई, और वो अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उगाया गया। हर एक क्षेत्र एक अलग क्रॉप के लिए जाना जाता, और उस क्षेत्र के अनुसार सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया ताकि सामान जो है वो मार्केट तक पहुंचे। इस तरीके से डिसेंट्रलाइज अर्बनाइजेशन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, जिसके बाद में कई सारे अर्बन सेंटर जैसे नमाकल, सालेम, चेन्नई, ऐसे अलग अलग अर्बन सेंटर जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिले। अब जब ये अलग अलग सेंटर्स देखने को मिले ना, तो उसके बाद में क्या किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा डेवलप किया गया, जैसे रोड वगैरह का डेवलपमेंट किया गया। लोगों के पास में पैसा आया, तो लोगों के पास में पैसा आने की वजह से, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी, तो लोगों के पास में पैसा आया, और लोगों के पास में पैसा आने की वजह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और डेवलपमेंट हुआ। जैसे जैसे पहले 1961 तक केवल 47% तक रोड अवेलेबल था। 1991 तक आते आते 80% तक रोड की अवेलेबिलिटी थी। 1991 अभी तक एलपीजी रिफॉर्म नहीं हुआ है, उसके पहले ही 80% तक रोड जो है वो बन चुके। अब ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना, साथ में इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रयोग करना, आपको नहीं लगता कि अर्बन और रूरल एरिया के अंदर एक लिंकेज क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से रूरल एरिया जो है वो और ज्यादा डेवलप हुए और अर्बन सेंटर से क्लोज होते चले गए। इस तरीके से अर्बनाइजेशन हुआ जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल था, जिसकी वजह से आज 48.4% लोग तमिलनाडु के अंदर अर्बन सेंटर्स के अंदर रहते। यह आंकड़ा 2011 के अंदर 34% था। महज 10 साल के अंदर 14% तक लोग अर्बन सेंटर के अंदर बढ़े हैं। हर 8 में से 7 लोग, 7 घर जो हैं वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है। इसके अलावा GS2 के ऊपर बात करते हैं। पैनल टू स्टडी द SC स्टेटस ऑफ दलित पोस्ट कन्वर्जन। देखो यार, मैंने अभी रिसेंटली आपको क्या बताया, बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट किया गया था, खुद को कन्वर्ट किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, ताकि उनको जो सोशो कल्चरल बेनिफिट्स हैं वो दलितों को मिले। दलितों को सोशल हायरार्की से, हिंदुइस्ट सोशल हायरार्की से अलग लाके उनका डेवलपमेंट किया जाए। और ये चीज काफी बार की जाती है। कई सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे धर्म को अपना लेते हैं ताकि उन्हें वो जो सोशल हायरार्की के अंदर प्रॉब्लम झेलने को मिलती है वो प्रॉब्लम ना झेलने को मिले। मतलब कई सारे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कन्वर्ट होने के बाद में भी क्या उन्हें शेड्यूल कास्ट कंसीडर किया जाए और उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, इसके ऊपर एक अलग से पैनल बैठी हुई है और उसके ऊपर चीजों को डिस्कस करेगी। पर ये क्यों करेगी? क्योंकि हाल ही में अगर आप देखोगे तो हिंदू और सिख और बुद्धिस्ट, तो कई सारे लोग क्या हैं जो बुद्धिस्ट और सिख हैं, उन्हें भी SC का स्टेटस दिया गया था। 1955 के अंदर कालेकर कमेटी बैठी थी, उसने इस चीज का रिकमेंडेशन भी दिया था और उसके बाद में इन कानून को अमेंड किया गया और आज सिख और बुद्धिस्ट दोनों के अंदर भी SC जो है पाए जाते हैं, शेड्यूल कास्ट पाई जाती है। पर अगर मैं शेड्यूल कास्ट की बात करता हूं तो शेड्यूल कास्ट किस आधार पर बनाया गया था? ये रिजर्वेशन क्यों था? ये रिजर्वेशन था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिसके अंदर मैंने कहा था कि वो लोग जिसके अंदर भारतीय संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कहा था कि उन लोगों को हम लोग रिजर्वेशन देंगे जिनको सोशल हायरार्की के अंदर बेनिफिट्स नहीं मिले, जिनको सोशल हायरार्की के अंदर बहुत ज्यादा सब्जुगेट किया गया, जिन्हें वर्ण सिस्टम से एकदम अलग रखा गया। पर ये वर्ण सिस्टम किस में है? हिंदुइस्ट में, हिंदू में है। और वहां पर आप कह रहे हो कि ठीक है ये बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, दलित है, जो हिंदू का भाग है, उन्हें हम लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं। पर वो अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए सिख और बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद में उनकी कंडीशन इंप्रूव भी हो चुकी। तो फिर उन्हें रिजर्वेशन क्यों दिया जाए, उस चीज के ऊपर चर्चा जो है वो की जा रही है कि क्या इस चीज को किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर का आर्ग्यूमेंट क्या है? द रिलीजन्स इंक्लूड एज SC अंडर द लॉ आर द ब्रांचेस ऑफ हिंदुइज्म। Dalits who converted to Islam or Christianity cannot claim to be the backward, since untouchability is a feature of Hindu religion and its branches alone. इसके अलावा there is 2 अलग अलग आर्टिकल्स है। एक है रेस्पेक्ट एंड गारंटी टू द ह्यूमन राइट्स
टू उइगुर मुस्लिम ऑफ जिंजियांग से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो, भारत के द्वारा ये पहली बार हुआ, ये नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि पहली बार भारत ने चाइना के अंदर जो उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो जिंजियांग के अंदर रहती है, उनके अधिकारों की बात बाहर आके अलग से की है। इसके पहले तक भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था जो उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन की ह्यूमन राइट्स की बात करे। इस बार ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन नोट, मतलब भारत सरकार ने नोट करके रखा हुआ है ह्यूमन राइट असेसमेंट को जिंजियांग के अंदर जो है। और हम लोग इस चीज को भी सराहते हैं कि ऑफिस ऑफ हाई कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके अंदर बताया गया था कि किस तरीके से जिंजियांग के अंदर उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन को प्रोसिक्यूट किया जाता है और उन्हें किस तरीके से प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और ये भारत सरकार ने पहली बार कमेंट किया है उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन के बेनिफिट के लिए और चाइना के खिलाफ, है ना। एक्चुअली में वन चाइना पॉलिसी केवल ताइवान तक फोकस नहीं है। वन चाइना पॉलिसी का कहना है कि आप एक चाइना मानोगे, यानी कि आप जिंजियांग को भी चाइना का भाग मानोगे, आप तिब्बत को भी चाइना का भाग मानोगे, आप उधर ताइवान को भी चाइना का भाग मानोगे, आप हांगकांग को भी चाइना का भाग मानोगे, और मेनलैंड चाइना को तो चाइना का भाग मानना ही है। तो वो चीज यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली है, ठीक है। 2016 के अंदर भारत सरकार ने ये जरूर किया था कि डोकलुम ईसा करके एक व्यक्ति थे जो उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन के एक्टिविस्ट थे, उन्हें वीजा देके दिल्ली बुलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि इसे बाद में हटा दिया गया था क्योंकि चाइना के खिलाफ भारत ज्यादा स्ट्रांग और फर्म एक्शन नहीं लेता है। इवन ये स्टैंड जो भारत सरकार द्वारा आया, जहां पर उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन को ह्यूमन राइट देने की बात की गई, उनकी ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई, ये तब की गई जब ह्यूमन राइट काउंसिल में वोटिंग हुई थी और इंडिया ने उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन के अधिकार के लिए इंडिया ने इस को वोट करने से एब्सटेन किया था। कल मैंने बताया भी था, इस रेजोल्यूशन को लेके आया था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, पर भारत ने यहाँ पे एब्सटेन किया था। भारत ने क्लियर किया है कि हम लोग एब्सटेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशन है वो प्रॉब्लम को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और हम लोग कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। केवल बहाना है, चाइना के खिलाफ हम लोगों ने वोट नहीं किया, सिंपल सी चीज ये है, ठीक है। 6 इंडियन प्रिजनर जो हैं उन्हें पाकिस्तान के अंदर उनकी डेथ हो चुकी है। मतलब कई बार ऐसा होता है, जैसे सरबजीत देखी होगी आपने, या फिर कई बार ऐसा होता है भारतीय लोग जो है वो गलती से पाकिस्तान इंटरनेशनल वाटर के अंदर या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर जाते हैं, या किसी भी रीजन की वजह से पाकिस्तान के अंदर इंडियन को प्रिजन के अंदर रखा जाता है। हालांकि लगभग 6 इंडियन का प्रिजन टर्म जो है वो खत्म होने वाला था पिछले 9 महीनों के अंदर, पर उनके जेल टर्म खत्म होने से पहले ही किसी न किसी रूप से उन्हें मार दिया गया और उसके बाद में भारत सरकार द्वारा उसके ऊपर कंसर्न शो किए गए। इसके अलावा इंडिया ने यूएस के रीसेंट चीज के ऊपर ऑब्जेक्ट किया। क्या हुआ था कि अमेरिका का एक एम्बेसडर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आया। भारत के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पर पाकिस्तान इसे आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहता है, ठीक है। जो आपको गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन और आजाद जम्मू कश्मीर करके तो एक सेपरेट प्रोविंस भी देखने को मिलेगी, मुजफ्फराबाद वगैरह 10 अलग अलग वहां पर डिस्ट्रिक्ट भी हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान उसे आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहता है, उस आजाद जम्मू एंड कश्मीर, और हम लोग उसे गुलाम जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, तो ये गुलाम जम्मू एंड कश्मीर है। तो गुलाम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंचे का एक एम्बेसडर पहुंचे और एम्बेसडर वहां पर जाके उस जगह को कहते हैं आजाद जम्मू एंड कश्मीर, मुजफ्फराबाद के अंदर जाके, जो दिखाता है कि कंप्लीटली इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो इंडिया ने उसके ऊपर कंसर्न शो किया। इवन इंडिया अमेरिका के बीच में पाकिस्तान जो है वो और ज्यादा उभर के आता हुआ दिखाई दे रहा है वापस से, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर गया है, पहला। दूसरा कि F-16 फाइटर जेट जो है वो पाकिस्तान को दिए गए, जिसके ऊपर भारत सरकार द्वारा, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा बार बार कंसर्न शो किए गए, ठीक है।
इसके अलावा इसको कोई बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस आर्टिकल के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बहुत बात की है, पर जिस दिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ जाएगा उस दिन हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। अभी से इसके ऊपर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, बस कहा गया है डेट जो है वो डिले हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन यूनाइटेड किंगडम और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तब उसको पढ़ना, उसके पहले से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि एक हेल्दी आदमी, मतलब एक आदमी जो बीमार नहीं है या उसके हाथ पांव टूटे हुए नहीं है या फिर वो पीडब्ल्यूडी नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी है अपनी पत्नी और अपने बच्चे का जीवन निर्वाह करने की। इन केस अगर डाइवोर्स वगैरह हो जाता है या कुछ भी होता तो उस आदमी की जिम्मेदारी है कि किसी भी रूप से वो यहाँ पर पैसे जो हैं वो लाके दे। इवन अपनी फैमिली, अपनी वाइफ और अपने माइनर चिल्ड्रन को किसी भी रूप से, चाहे वो फिजिकल लेबर करे, चाहे वो मेंटल लेबर करे, वो कुछ भी करे, पर उसका काम है फाइनेंशियली अपनी पत्नी और अपने माइनर चाइल्ड को सपोर्ट करने का। इसके अलावा अमेरिका ने चाइना की चिप, सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर सैंक्शन लगाए। ठीक है, कंप्लीटली एक पॉलिटिकल मूव है, क्योंकि चाइना को ऊपर उठता हुआ अमेरिका नहीं देखना चाहता। दूसरा, अमेरिका चाहता है अपनी तरफ सेमीकंडक्टर चिप जो है वो ज़्यादा डेवलप करे। ठीक है, इसके अलावा GS3 के अंदर बात करते हैं IDBI बैंक की। IDBI बैंक क्या है? तो IDBI बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब वैसे यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इनको लिखना चाहिए था, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में अंतर है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी चीज के शेयर को गवर्नमेंट की, जैसे गवर्नमेंट की कंपनी है, इमेजिन करना गवर्नमेंट की कंपनी के पास में, गवर्नमेंट की कंपनी है तो गवर्नमेंट के पास में 51% से ज्यादा के शेयर होंगे। मान लो 79% तक के शेयर हैं। गवर्नमेंट अगर ये शेयर को बेचे और 51% से ज्यादा शेयर रखे अपने पास, मतलब अभी भी वो गवर्नमेंट कंपनी है पर उसके शेयर जो है वो बेच दिए गए, पर मेजॉरिटी शेयर होल्डर अभी भी गवर्नमेंट है। ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। वहीं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का ही नया नाम, जहां पर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की कम कम करके इतनी कम कर दी जाए कि वो 49% से कम हो जाए, तो वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब जब मैं IDBI बैंक की बात करता हूँ तो क्या हुआ था कि प्राइवेट बैंकों को जब अलाउ किया गया तो IDBI जो है वो ना, वो पहले म्यूचुअल फंड का काम करती थी। 1994 के आसपास ये बैंक बन गई थी। फिर केतन पारेख वगैरह का जब स्कैम हुआ तो IDBI बैंक जो है वो काफी नुकसान में गई। 2018 तक आते आते तो अति नुकसान में हो गई थी। IDBI बैंक को इसी कारण से बेचा गया था। 2017 में इसका नोटिफिकेशन निकला था, 18 में निकला था, पर इकोनॉमिक स्लोडाउन होने के कारण किसी ने खरीदा नहीं IDBI को, किसी भी कंपनी ने इसके मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग नहीं खरीदी। तो फिर क्या किया गया? IDBI के मेजॉरिटी शेयर को बेच दिया गया LIC को। आज अधिकतर शेयर गवर्नमेंट और LIC के पास में है, बचे कुछ छोटे मोटे शेयर दूसरे के पास में होंगे। ठीक है, ये IDBI में इतना डिटेल में अलग से क्यों पढ़ा रहा हूँ? आपने एक NBFC सुनी होगी, सिडबी को रेगुलेट और कंट्रोल IDBI करता है। IDBI ही ओनर है सिडबी का। इस कारण से मैं इसको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अब ये जो सिडबी और ये जो IDBI है और ये जो LIC है, इस IDBI के शेयर LIC और गवर्नमेंट के पास में है। तो गवर्नमेंट के पास में से लगभग 30.48% शेयर जो है वो बेचे जाएंगे प्राइवेट सेक्टर को, और 30.24% शेयर जो है वो LIC के बेचे जाएंगे, जिसके बाद में 60% तक शेयर बिक रहे हैं, जिसके बाद में IDBI जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएगा। अभी भी IDBI को प्राइवेटाइज ही माना जाता है, भले LIC जो है वो गवर्नमेंट कंपनी जिसने मेजॉरिटी शेयर जो है वो खरीदे हुए हैं, पर उसके बावजूद भी इसे प्राइवेटाइज ही माना जाता है, क्योंकि RBI के बैंक के अंदर, प्राइवेटाइज बैंक के अंदर इसका नाम लिखा हुआ। तो मैं इसको बस प्राइवेटाइज बैंक के रूप में ही बता रहा हूँ, उसके अंदर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो RBI ने लिखा है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप नोटिस भेज सकते हो RBI को, आप PIL जारी कर सकते हो अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा समय हो तो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।